नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है आधुनिक भारतीय कला के जन्म की। लेकिन इसे हम सिर्फ एक आर्ट हिस्ट्री के चैप्टर की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि कैसे ये हमारी सांस्कृतिक पहचान और एक तरह के विद्रोह की जबरदस्त कहानी है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक पेंट ब्रश, एक कूची हथियार हो सकती है? सुनने में अजीब लगे, पर यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। हम देखेंगे कि कैसे कला अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक विरोध का, एक प्रतिरोध का जरिया बन गई थी। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। उस दौर में ब्रिटिश राज के भारत में वो एक ऐसा माहौल था जहां हमारी अपनी कला का सचमुच दम घुट रहा था। एक सिस्टम बनाया गया था जहां स्थानीय कला को लगातार कम आंका जा रहा था। और ये जो सोच थी वो हैरान करने वाली है। ब्रिटिश शासकों का ये मानना था कि हम भारतीयों में फाइन आर्ट्स यानी ललित कला के लिए जो ट्रेनिंग और समझ चाहिए वो है ही नहीं। सोचिए, यही वो बुनियादी सोच थी, वो टकराव की जड़, जिसके खिलाफ हमारे कलाकारों को खड़ा होना पड़ा। तो सवाल ये है कि उन्होंने इस सोच को सिस्टम का हिस्सा कैसे बनाया। देखिए, लाहौर, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इन सब जगहों पर आर्ट स्कूल खोले गए और इन स्कूलों में सिखाया क्या जाता था? एकेडमिक रियलिज्म, नेचुरलिज्म, मतलब जो कुछ यूरोप में, खासकर विक्टोरियन इंग्लैंड में पसंद किया जाता था। असली मकसद ये था कि भारत की कला और क्राफ्ट को यूरोप के बाजार के हिसाब से ढाल दिया जाए। नतीजा, हमारी अपनी जो ओरिजिनल सोच थी वो दबती चली गई। लेकिन जब दबाव बढ़ता है तो एक जवाब भी तो आता है ना? कला पर हो रहे इस हमले के जवाब में देश में एक राष्ट्रवादी चेतना जागने लगी। एक ऐसी लहर जिसने भारत की कला की विरासत को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की, और इसी कोशिश से जन्म हुआ बंगाल स्कूल का। अब ये देखिए, ये टकराव कितना साफ है। एक तरफ अंग्रेजों का हुक्म था यूरोप की नकल करो, और दूसरी तरफ हमारे राष्ट्रवादी कलाकारों का सपना था भारत को अपनी कला से फिर से परिभाषित करो। ये सिर्फ दो आर्ट स्टाइल की लड़ाई नहीं थी, ये दो विचारधाराओं की, दो दुनियाओं की टक्कर थी। और इसी का जवाब था बंगाल स्कूल। ये समझिए कि ये पहला संगठित कलात्मक विद्रोह था। इसको लीड कर रहे थे अवनींद्रनाथ टैगोर और ई.बी. हैवेल। ये कला में अंग्रेजी भेदभाव का सीधा सीधा जवाब था। इनका मिशन था मॉडर्न आर्ट को यूरोप के चश्मे से नहीं, बल्कि भारत के अपने कल्चर के हिसाब से देखना और बनाना। और इसने पूरे देश में एक आंदोलन की आग लगा दी। तो बंगाल स्कूल ने एक चिंगारी तो लगा दी थी, लेकिन अब कहानी आगे बढ़ती है। अब वक्त था एक ऐसी संस्था बनाने का जो सिर्फ विरोध ना करे, बल्कि भारत की अपनी मॉडर्न आर्ट की एक नई पहचान गढ़े। और यहीं एंट्री होती है कला भवन की। इसे 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में शुरू किया। ये भारत का पहला सही मायनों में राष्ट्रवादी आर्ट स्कूल बना। इसका एक ही मकसद था, कला के लिए एक आजाद, एक स्वतंत्र रास्ता तैयार करना। कला भवन की जो सोच थी वो अपने आप में एक क्रांति थी। इसका फॉर्मूला 3 हिस्सों में था। पहला, अपनी भारतीय परंपराओं का दिल से सम्मान करो। दूसरा, दुनिया भर के नए आइडियाज को अपनाओ, चाहे वो क्यूबिज्म हो या एक्सप्रेशनिज्म। और तीसरा और सबसे जरूरी, बिना डरे नए नए प्रयोग करो, मतलब अपनी जड़ों से जुड़े रहो पर दुनिया से भी सीखो। क्या कमाल का बैलेंस था। अच्छा, किसी भी सोच की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत क्या होता है? वो लोग जो उस सोच को आगे बढ़ाते हैं, मतलब कलाकार। तो अब जरा उन कलाकारों की बात करते हैं जो इस नए रास्ते का जीता जागता सबूत बने। इन्हीं में से एक बड़ा नाम है गगनेंद्र नाथ टैगोर का। उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने यूरोपियन मॉडर्निज्म को सिर्फ अपनाया नहीं, बल्कि उसे एक नया ही अंदाज दे दिया। वो एक फॉलोअर नहीं, एक इनोवेटर थे। इसको समझने के लिए जरा पिकासो और गगनेंद्र नाथ टैगोर की क्यूबिज्म को आमने सामने रखते हैं। पिकासो क्या करते थे? वो चीजों को ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स में तोड़ देते थे। वहीं गगनेंद्र नाथ टैगोर ने लाइनों का इस्तेमाल करके रहस्यमयी और सपनों जैसी दुनिया बनाई। मतलब उन्होंने एक पश्चिमी स्टाइल को उठाया और उसे बिल्कुल भारतीय और पर्सनल बना दिया। अब कहानी में एक और मोड़ आता है और एक ऐसे कलाकार की एंट्री होती है जिनकी कला यात्रा के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। ये थे खुद रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 63 साल की उम्र में कविता के साथ साथ पेंटिंग की दुनिया में कदम रखा। सोचिए, उनकी पेंटिंग्स की शुरुआत कहां से हुई? उनकी कविताओं की किताबों के हाशिए पर बने डूडल से। उनकी स्टाइल बंगाल स्कूल की नाजुक कला से बिल्कुल अलग थी।
उनकी पहचान थी मजबूत, गहरी लकीरें और बहुत ही सीमित रंग, जैसे काला, लाल, भूरा। उनकी पेंटिंग्स में अक्सर तैरते हुए चेहरे या किसी और ही दुनिया के नज़ारे दिखते थे। ये उनकी बहुत ही निजी, बहुत ही मॉडर्न कला थी। तो कुल मिला के कहानी क्या है? यही कि मॉडर्न इंडियन आर्ट किसी की नकल नहीं थी। ये एक बहुत सोचा समझा, एक शक्तिशाली कदम था अपनी सांस्कृतिक पहचान को गढ़ने का। ये एक ऐसी कला थी जो विरोध की आग में तप कर निकली थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक नई पहचान बनती कैसे है? ये वो मुश्किल सवाल था जिसका सामना 20वीं सदी के उन शुरुआती भारतीय कलाकारों को करना पड़ा। चैलेंज ये था कि एक ऐसी कला बनाई जाए जो सच में भारतीय हो, लेकिन साथ ही साथ अपने समय की भी हो, मतलब मॉडर्न हो। देखिए, उस जमाने में होता ये था कि जो अकादमिक कला थी वो पूरी तरह से ब्रिटिश यथार्थवाद पर आधारित थी। कलाकारों की एक नई पीढ़ी को ये स्टाइल बिल्कुल अप्रासंगिक लगने लगा था। वो एक ऐसी आवाज की तलाश में थे जो उनकी अपनी हो, जो भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई महसूस हो। और इस पूरी कलात्मक खोज का, इस पूरी हलचल का सेंटर था शांति निकेतन। ये एक ऐसा क्रिएटिव हब था जिसके गाइड, जिसके मेंटोर थे नंदलाल बोस। उन्होंने कलाकारों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जिसने भारतीय कला का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। बॉस का पढ़ाने का तरीका कमाल का था, अपने आप में एक क्रांति था। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पूरी आज़ादी दी, उन्हें बढ़ावा दिया कि वो लोक कला की जड़ों से सीखें और अपनी प्रेरणा के लिए कहीं दूर नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया को देखें। इसी सोच ने, आप कह सकते हैं, मॉडर्न इंडियन आर्ट की नींव रखी। बॉस के मार्गदर्शन में कई कमाल के आर्टिस्ट्स निकले, लेकिन उनके दो स्टूडेंट्स विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैज ने तो कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा नहीं था। वो कला को स्टूडियो की चार दीवारी से निकालकर सीधे आम लोगों के बीच ले आए। उनकी कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। पहले बात करते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी की। उन्होंने एक बहुत ही, कह सकते हैं, बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने पारंपरिक विषयों को छोड़ दिया, मतलब महाकाव्यों और देवी देवताओं की कहानियों के बजाय उन्होंने मध्ययुगीन संतों की जिंदगी को अपनी कला का केंद्र बनाया। फोकस इंसानियत और मानवतावाद पर था। और उनकी सोच कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा लगाना है ना, तो उनके सबसे फेमस म्यूरल द लाइव्स ऑफ मेडिवल सेंट्स का साइज देखिए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? ये 23 मीटर लंबा है। ये कोई छोटी मोटी पेंटिंग नहीं थी, ये कला के जरिए दिया गया एक पब्लिक स्टेटमेंट था। और इसे बनाने के लिए जो टेक्निक यूज की गई वो भी कोई मामूली नहीं थी, फ्रेस्को बुयोनो। इससे पता चलता है कि वो भले ही कुछ नया कर रहे थे, लेकिन उनकी कला की जड़ें क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स में बहुत गहरी थीं। ये स्किल और इनोवेशन का एक बेहतरीन संगम था। तो कह सकते हैं कि मुखर्जी का सबसे बड़ा योगदान यही था कि उनके काम ने भारत में पब्लिक म्यूरल आर्ट की नींव रखी। उन्होंने कला को दीवारों पर उकेर कर हर किसी के लिए, हर आने जाने वाले के लिए सुलभ बना दिया। तो एक तरफ जहां मुखर्जी दीवारों पर इतिहास रच रहे थे, वहीं उनके साथी राम किंकर बैज मूर्ति कला में एक क्रांति ला रहे थे। उनका मीडियम अलग था, लेकिन इरादा बिल्कुल वही था, कला को एक नया रूप देना। उनकी सबसे मशहूर मूर्ति संथाल परिवार को ही देख लीजिए। अब देखिए, उस जमाने में मूर्तियां बनती थी पत्थर से या कांस्य जैसी महंगी चीजों से, लेकिन बैज ने क्या किया? उन्होंने इन सब को साइड में रखा और उठाया सीमेंट, कंकड़ और लोहे के सरिये, मतलब रोजमर्रा की इंडस्ट्रियल चीजें। ये कला की दुनिया में एक धमाके जैसा था। तो भाई, ये इतना बड़ा बदलाव क्यों था? क्योंकि इसने एक साथ कई नियम तोड़े। कला पहली बार म्यूजियम की दीवारों से बाहर खुली हवा में आई, मॉडर्न इंडस्ट्रियल मटेरियल का इस्तेमाल हुआ और सबसे बड़ी बात, साधारण संथाल आदिवासियों को एक बड़े स्मारक का विषय बनाया गया। ये भारत की पहली पब्लिक मॉडर्निस्ट मूर्ति थी। अच्छा, तो शांति निकेतन के ये आर्टिस्ट कला को बाहर की दुनिया से जोड़ रहे थे, पर एक और कलाकार थे, यामिनी रॉय, जिनका रास्ता बिल्कुल अलग था। उन्होंने बाहर देखने के बजाय भारत की लोक परंपराओं के अंदर झांका। रॉय का जो सफर था ना, वो बहुत सोचा समझा था। सबसे पहले तो उन्होंने अकादमिक स्टाइल को सिरे से नकार दिया। फिर वो गए बंगाल की जड़ों की तरफ, वहां की पट लोक कला की तरफ, जिसमें आपको सपाट आकार और मोटी बोल्ड लाइनें दिखती हैं। उन्होंने लोकल चीजों से बने प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया और अपनी एक बिल्कुल यूनिक स्टाइल बना। और यहां एक बहुत मजेदार बात है, वो अपनी इन फोक स्टाइल पेंटिंग्स पर साइन करते थे। क्यों? क्योंकि ये कोई गुमनाम लोक कला नहीं थी, ये एक मॉडर्न आर्टिस्ट का नजरिया था। इस एक छोटे से काम से उन्होंने कला को लोकतांत्रिक बनाया और एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाया।
इसी दौर में एक और बहुत ही अहम नाम सामने आता है, अमृता शेरगिल का। उन्होंने तो दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के बीच एक पुल ही बना दिया। अमृता की कहानी बहुत ही यूनिक है। ट्रेनिंग हुई उनकी पेरिस में। वो वहाँ के मॉडर्न आर्ट मूवमेंट से बहुत इन्फ्लुएंस थे, लेकिन उनका दिल, उनकी कला का जो सब्जेक्ट था, वो हमेशा इंडिया में रहा। उन्होंने अपनी यूरोपियन टेक्निक का इस्तेमाल भारत के लोगों और यहाँ की जिंदगी को दिखाने के लिए किया। उनकी कला में आपको सब कुछ मिलेगा। एक तरफ इंडियन मिनिएचर पेंटिंग का असर, अजंता एलोरा के म्यूरल्स की झलक, तो दूसरी तरफ यूरोपियन इम्प्रेशनिज्म और पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का टच। उनकी पेंटिंग हल्दी ग्राइंडर्स इस फ्यूजन का एक शानदार उदाहरण है। तो असल में अमृता शेरगिल का काम भारतीय परंपरा और यूरोपियन मॉडर्निज्म के बीच वो जरूरी पुल बन गया जिसकी उस वक्त बहुत जरूरत थी। उन्होंने दिखाया कि कैसे इन दो अलग दुनियाओं को मिलाकर एक नई और पावरफुल कला की भाषा बनाई जा सकती है। तो इन सब कहानियों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि मॉडर्न इंडियन आर्ट की खोज का कोई एक सीधा साधा रास्ता नहीं था। ये तो विचारों की एक क्रांति थी जिसमें हर कलाकार ने अपनी राह खुद बनाई। चलिए एक नज़र में इन सब का योगदान फिर से देखते हैं। मुखर्जी, जिन्होंने पब्लिक म्यूरल्स की शुरुआत की, बैज, जो कला को म्यूजियम से बाहर ले आए, रॉय, जिन्होंने फोक आर्ट को एक नई पहचान दी, और शेरगिल, जिन्होंने पूरब और पश्चिम को मिला दिया। ये सब मॉडर्न इंडियन आर्ट के वो मजबूत स्तंभ हैं जिन पर आज भी बहुत कुछ टिका है। आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि इन कलाकारों ने सिर्फ कुछ पेंटिंग्स या मूर्तियां नहीं बनाई, नहीं, उन्होंने दुनिया को और खुद को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को अपनी पहचान पर गर्व करना सिखाया। तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। जब कोई समाज किसी संकट से गुजरता है तो उसकी कला पर क्या असर पड़ता है? क्या कला सिर्फ खूबसूरत चीजें बनाने के लिए होती है, या फिर वो समाज का आईना बनकर उसके दर्द और उसकी उम्मीदों को भी सामने लाती है? यही वो सवाल था जो भारतीय आधुनिक कला के जन्म के बिल्कुल केंद्र में था। अब देखिए, कहानी को समझने के लिए ये 2 साल बहुत जरूरी हैं। एक तरफ है 1943 जब बंगाल ने एक भयानक अकाल झेला था, और दूसरी तरफ 1947 जब भारत को आज़ादी मिली। मतलब एक तरफ बहुत बड़ी त्रासदी थी और दूसरी तरफ एक नई सुबह की उम्मीद। इसी उथल-पुथल भरे माहौल ने कलाकारों को एक नई आवाज खोजने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस संकट पर, इस उथल-पुथल पर कला की तरफ से पहला संगठित जवाब सीधे बंगाल के अकाल की त्रासदी से निकला। ये था कलकत्ता ग्रुप, जिन्होंने माना कि कला सिर्फ दीवारों की सजावट नहीं है, बल्कि ये विरोध का एक बहुत शक्तिशाली हथियार भी हो सकती है। तो 1943 में प्रदोष दास गुप्ता के नेतृत्व में कलकत्ता ग्रुप बना। उनका मानना था, भाई जब दुनिया जल रही हो, जब समाज में इतनी बड़ी त्रासदियां हो रही हों, तो एक कलाकार चुप कैसे बैठ सकता है? उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, कला के जरिए सामाजिक विरोध दर्ज करना। अब सवाल ये था कि इस विरोध को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए। इसके लिए एक खास माध्यम चुना गया, प्रिंट मेकिंग। मतलब एक ऐसी टेक्निक जिससे एक ही आर्टवर्क की कई सारी कॉपीज बन सकती थी। चित्तो प्रसाद और सोमनाथ होरे जैसे कलाकारों ने इसी का इस्तेमाल किया ताकि उनका संदेश सिर्फ आर्ट गैलरी तक सीमित ना रहे, बल्कि आम लोगों तक पहुंचे। तो चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं, कलकत्ता से निकलते हैं और आज़ादी के बाद के भारत में चलते हैं। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था, एक नई उम्मीद थी और कला का मिशन भी अब बदल रहा था। अब बात विरोध की नहीं, बल्कि आज़ादी के जश्न और भविष्य की तलाश की थी। बॉम्बे में 1946 में बना प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। इसमें FN सूजा, MF हुसैन, SH रजा जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। आज़ादी के नए जोश से भरे इन कलाकारों का लक्ष्य था कलात्मक स्वतंत्रता हासिल करना और भारतीय आधुनिक कला को दुनिया के मंच पर एक नई पहचान दिलाना। तो यहाँ पर हमें आधुनिक कला के 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखते हैं ना। एक तरफ कैलकाटा ग्रुप, जो अकाल और युद्ध के जवाब में सामाजिक विरोध की कला बना रहा था, और दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जो आज़ादी के बाद कलात्मक आज़ादी और दुनिया के साथ एक नया संवाद बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो बड़ा सवाल अब भी हवा में था कि ऐसी कला कैसे बने जो मॉडर्न भी हो, दुनिया से बात भी करे, पर जिसकी आत्मा एकदम हिंदुस्तानी हो। इस गुत्थी को सुलझाने वालों में एक बहुत बड़ा नाम था, MF हुसैन। उन्होंने पूरब और पश्चिम को मिलाकर एक बिल्कुल नई शैली बना। तो हुसैन साहब की ये रेसिपी थी क्या? चलिए देखते हैं। स्टेप 1, उन्होंने पश्चिम का एक्सप्रेशनिस्ट स्टाइल उठाया जो बहुत बोल्ड और इमोशनल होता है। स्टेप 2, उसमें भारतीय पौराणिक कथाओं की आत्मा डाल दी।
और स्टेप 3 भारतीय लोक खिलौनों और मिनिएचर पेंटिंग की बारीकियों को भी उसमें जोड़ दिया। उनकी मशहूर मदर टेरेसा सीरीज इसका बेहतरीन उदाहरण है। इसमें एक बिना चेहरे वाली आकृति बार बार दिखती है, जो किसी एक इंसान की नहीं बल्कि माँ की करुणा का प्रतीक है। इसमें क्लासिकल पिएटा का भी एक इशारा है। पिएटा मतलब वो मशहूर ईसाई तस्वीर जिसमें माँ मेरी जीसस के शरीर को अपनी गोद में लिए हुए हैं। देखिए कैसे उन्होंने एक पश्चिमी आइडिया को एक भारतीय कहानी में पिरो दिया। और यही वजह थी, यही जो कमाल का मिक्सचर उन्होंने बनाया कि एमएफ हुसैन भारतीय मॉडर्न आर्ट का चेहरा बन गए पूरी दुनिया के लिए। उन्होंने दिखाया कि भारतीय कला अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी पूरी तरह मॉडर्न हो सकती है। लेकिन रुकिए, आधुनिक और भारतीय बनने का सिर्फ यही एक रास्ता नहीं था। एक और रास्ता था जो बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की तरफ जाता था, आत्मा की तरफ। और इस रास्ते पर हमें ले जाते हैं एस.एच. रजा। रिजा ने जब शुरुआत की तो वो अपने आसपास की दुनिया को कैनवस पर उतारते थे। गांव, शहर, जमीन, आसमान, उनकी कला में एक ठोस दुनिया दिखती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उनका फोकस बदल गया। वो बाहर की दुनिया से हटकर अपने अंदर की दुनिया में उतरने लगे। उनकी कला अब किसी चीज को दिखाने के बारे में नहीं रही, बल्कि किसी चीज को महसूस करने के बारे में हो गई। और इस अंदर की दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने एक नई भाषा गढ़ी, आध्यात्मिक प्रतीकों की भाषा। जैसे बिंदु जो सिर्फ एक डॉट नहीं बल्कि सृजन का केंद्र है, मंडल जो ब्रह्मांड का एक नक्शा है, और यंत्र जो ध्यान का एक शक्तिशाली प्रतीक है। और ये समझना जरूरी है कि रजा इस सफर में अकेले नहीं थे। ये एक पूरी लहर थी। गायतोंडे, अकबर पदमसी, तैयब मेहता, कई बड़े कलाकार इस अमूर्त कला यानी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरफ मुड़ रहे थे। और जानते हैं इस पूरी लहर की सबसे बड़ी जीत क्या थी? वो ये थी कि अब एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को कुछ बाहर का, विदेशी नहीं माना जाता था। ये मान लिया गया कि ये भी उतनी ही भारतीय है जितनी कोई और कला। ये एक नई आत्मविश्वास से भरी पहचान थी। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 5 हिस्सों में इसे देखेंगे। पहले आध्यात्मिकता और प्रतीक, फिर सामग्री और रूप पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कला कहानियां कैसे सुनाती है, फिर टेक्नोलॉजी का दौर, और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी कलाकृतियों पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आध्यात्मिकता और प्रतीक की। हमारी कहानी शुरू होती है आज़ादी के ठीक बाद, जब एक नया कला आंदोलन उभर कर सामने आया जिसने अपनी प्रेरणा अपनी ही जड़ों में खोजी, नवतंत्रवाद। तो सवाल ये है कि ये आंदोलन आखिर उभरा ही क्यों? ऐसा क्या हुआ कि कलाकार अचानक अपनी प्राचीन जड़ों और प्रतीकों की तरफ वापस देखने लगे? देखिए, बात ये थी कि आर्टिस्ट्स एक ऐसी आवाज खोज रहे थे जो थी तो इंडियन लेकिन मॉडर्न भी हो। उन्हें डर था कि कहीं वो पश्चिमी आर्ट की बस नकल न करते रह जाएं। तो एक ऐसी कला बनाने की जबरदस्त इच्छा थी जिसकी पहचान पूरी तरह से भारतीय हो। अच्छा, तो इस सोच को हकीकत में कैसे बदला गया? आर्टिस्ट्स ने अलग अलग तरीके अपनाए। जैसे जी.आर. संतोष ने यंत्रों और कॉस्मिक सिंबल्स का इस्तेमाल किया, वहीं के.सी.एस. पंडिकर ने अपनी कला में एब्स्ट्रैक्ट स्क्रिप्ट्स को जगह दी, और बीरेंडे उन्होंने आध्यात्मिक मोटिव्स पर फोकस किया। और इन सब कोशिशों का असर क्या हुआ? एक बिल्कुल नई स्टाइल का जन्म हुआ। इंडियन एब्स्ट्रैक्शन कह सकते हैं इसे। इसमें मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और भारत के प्राचीन आध्यात्मिक सिंबल्स का एक जबरदस्त मेल था। इसने वेस्टर्न मॉडल से बिल्कुल अलग एक नया रास्ता बना दिया। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। कला का सफर सीधा तो होता नहीं है। अब हम एक ऐसे ग्रुप की बात करेंगे जिसकी फिलॉसफी, जिसका नजरिया पहले के आर्टिस्ट से एकदम अलग था। ये था ग्रुप 1890। इस ग्रुप को लीड कर रहे थे जे. स्वामीनाथन, और उनका मानना था कि आर्ट को हर तरह की आइडियोलॉजी से आज़ाद होना चाहिए। कोई कहानी नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, आर्ट बस आर्ट के लिए है, अपने आप में एक पूरा एक्सपीरियंस। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। जहां पहले के आंदोलन कहानी, आध्यात्मिकता या राष्ट्रीय पहचान पर फोकस कर रहे थे, वहीं ग्रुप 1890 का ध्यान था रॉ एलिमेंट्स पर, यानी कि मटेरियल, टेक्सचर और सरफेस पर। मतलब कलाकृति कैसी दिखती है, कैसी महसूस होती है, बस वही जरूरी था। और इस नई सोच का असर भी बहुत गहरा हुआ। इसने बाद के आर्टिस्ट्स और चोलामंडलम स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशंस को भी बहुत प्रभावित किया। एक तरह से इसने आर्टिस्ट्स को अपने मटेरियल को नए नजरिए से देखने के लिए उकसाया।
लेकिन जैसा मैंने कहा, कला का पहिया हमेशा घूमता रहता है। 1980 के दशक तक आते आते फोकस एक बार फिर बदला और इस बार वापसी हुई कहानियों की, इंसानी किरदारों की। तो फिर से वही सवाल, ये बदलाव क्यों आया? एब्स्ट्रैक्शन के एक लंबे दौर के बाद आर्टिस्ट को अचानक फिर से कहानियां कहने की जरूरत क्यों महसूस होने लगी? इसका जवाब उस समय के हालात में है। देश में बहुत कुछ चल रहा था। सामाजिक संकट थे, 1971 का भारत-पाक युद्ध हुआ, शहरों में जिंदगी का तनाव बढ़ रहा था। तो भूपेन खक्खर और गुलाम मोहम्मद शेख जैसे आर्टिस्ट के लिए ये मुमकिन ही नहीं था कि वो इन सच्चाइयों से आंखें फेर लें। और नतीजा ये हुआ कि आर्ट एक जरिया बन गया समाज पर कमेंट करने का, लोगों के अनुभवों को आवाज देने का। पर्सनल कहानियों को रोजमर्रा की जिंदगी की तस्वीरों के साथ मिलाकर एक पावरफुल कमेंट्री तैयार की गई। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे लेटेस्ट और शायद सबसे एक्साइटिंग मोड पर, टेक्नोलॉजी का दौर। ये एक ऐसा बदलाव था जिससे हवा दी भारत की बदलती इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी ने। तो देखिए हुआ क्या। 90 के दशक में आर्थिक उदारीकरण ने भारत को दुनिया के लिए खोल दिया। फिर 2000 के दशक में ग्लोबलाइजेशन ने आर्टिस्ट को इंटरनेशनल लेवल पर जोड़ दिया। और आज तो टेक्नोलॉजी ने आर्ट बनाने के लिए बिल्कुल नए ही औजार दे दिए हैं। मतलब अब आर्टिस्ट सिर्फ कैनवस तक ही सीमित नहीं थे। इंस्टॉलेशन आर्ट, वीडियो आर्ट, फोटोग्राफी, डिजिटल आर्ट, ये सब नए तरीके थे अपनी बात कहने के। आर्ट अब सिर्फ देखने की चीज नहीं रही, बल्कि महसूस करने का एक एक्सपीरियंस बन गई। ठीक है, तो हमने इन सभी मूवमेंट्स और आइडियाज की बात तो कर ली, लेकिन ये सब थ्योरी असल में दिखती कैसी है? मतलब आर्टवर्क्स में ये चीजें कैसे नजर आती हैं? चलिए अब कुछ आइकॉनिक एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये है कुछ प्रमुख कलाकृतियां जो एनसीईआरटी करिकुलम का भी हिस्सा हैं। एक क्विक विजुअल समरी देखते हैं। हर एक आर्टवर्क अपने आप में एक पूरी कहानी है। जैसे कृष्ण रेड्डी की वर्लपूल, इन्होंने विस्कोसिटी प्रिंटिंग तकनीक ही ईजाद कर दी। सोमनाथ होरे की चिल्ड्रन बंगाल के अकाल की यादों को जिंदा कर देती है। ज्योति भट्ट की देवी में फोक और तांत्रिक मोटिव्स का जबरदस्त मेल है। ट्रायम्फ ऑफ लेबर को देखिए, डीपी रॉय चौधरी ने मजदूर वर्ग को हीरो बना दिया। अमरनाथ सहगल की क्राइज अनहर्ड सोशलिस्ट एब्स्ट्रैक्शन का एक बेहतरीन उदाहरण है। और मृणालिनी मुखर्जी की वनश्री फाइबर से बनी एक विशाल मूर्ति जो दिखाती है कि आर्ट किसी भी मटेरियल से बन सकती है। तो ये था मॉडर्न इंडियन आर्ट का एक कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत ही दिलचस्प सफर। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से चीजें थोड़ी और साफ हुई होंगी। और अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन सच में उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने पर जरूर विचार करें। ये सामग्री सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एनसीईआरटी को रटना नहीं बल्कि गहराई से समझना चाहते हैं। मतलब व्हाई, हाउ, एविडेंस और इम्पैक्ट के साथ। याद रखिए, आपका एक शेयर किसी दूसरे स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। इस सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और सबसे जरूरी, समझते रहिए।